अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम पे हमने सीरीज़ शुरू की थी सोशियोलॉजी 401 की, तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाया था, जिसमें हमने 2 पार्ट में 12 लेसन कवर किए थे। हर एक वीडियो में 6 लेसन कवर किए थे। आज मैं कोशिश करूँगी मिड टर्म का सिलेबस सारा कंप्लीट कर दूँ। ये जो मिड टर्म का सिलेबस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मैं आपको रिसेंटली और जो पास पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर लिहाज से भी आपको गाइड करूँगी। और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारा मसला है, तो मैं आपको सॉल्व करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो करनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में होता है फार्मिंग होती है, लेकिन फार्मिंग करने का सिंपलेस्ट मेथड होता है। इसमें हम लोग कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जैसे हम ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यू चीज़ें टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं। सिंपलेस्ट फार्म है जिसमें देखिए, द सिंपलेस्ट फार्म ऑफ फार्मिंग यूजिंग स्मॉल टूल, नो फर्टिलाइजर, नो एग्रीगेशन सिस्टम, यानी कि इसमें कोई चीज़ नहीं, आल रिलाय कुछ ह्यूमन पावर। जैसे कि आप देखेंगे ज़मीन को जरहेज़ करने के लिए हम लोग ये करते हैं, एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। पानी देने के लिए इंसान खुद बाल्टियाँ भर के कुओं से लाता था और उसमें पानी ज़मीन को देता था। उसके बाद उनके हॉर्टिकल्चर क्रॉप को 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। एक ट्री क्रॉप है, एक सीड क्रॉप है, एक रूट क्रॉप है। हम देखें जैसे एक ज़मीन होती है, एक तो होती है जड़ से चीज़ें निकलती हैं, एक जैसे कि जैसे कि आलू वगैरह है, उस तरह इस तरीके से सीड कुछ हम बीज लगाते हैं उससे चीज़ें उगती हैं, और कुछ ट्री होते हैं उससे हमें क्रॉप मिल जाती है। अब उनके ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये ट्री में चीज़ें आती हैं, इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सीड जो क्रॉप है वो किस मकदार पे हाई, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी तरीके से सीड लगाकर हम कौन कौन सी चीज़ें पैदा कर सकते हैं, उन चीज़ों की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइस वगैरह। उसी तरीके से हम रूट में क्या हो सकता है, पोटैटो वगैरह। और इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, जो रूट है वो हमें, रूट क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट का देती है। उसके बाद हमारे पास है आगे लिखा हुआ है, आगे स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास है पेट्रोलिज्म। इसकी वो आपने पीछे जो 5 आपको मैंने बताई थी, हल्का हल्का बताया था, उसी लाइन को आप माइंड में रखें और अपनी तरफ से सोच के कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड अप करके लिख सकते हैं। पेट्रोलिज्म में क्या होता है, हम कीप करते हैं लाइफ स्टॉक को, ठीक है, जो मैंने कीपिंग लाइफ स्टॉक अ सोर्स ऑफ फूड, एक ही सोर्स ऑफ फूड है। आप इसमें इस तरह भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, एक मेन टाइप है पेट्रोलिज्म, फूड हासिल करने के लिए, और इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो पेट्रोलिज्म में हमारे पास ये इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा लाइफस्टाइल इन्वॉल्व होता है, 2 लाइफस्टाइल हमारे जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में क्या आ सकता है, एग्रीकल्चर हम इसमें सिंपल टूल यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंपल लेवल में इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल में इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एग्रीगेशन सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम, ये सारा क्या है, एग्रीकल्चर में आ सकता है। और डेवलपिंग कंट्री हमेशा जो है एग्रीकल्चर मेथड पे बिलीव करती हैं, मतलब एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करते हैं। रिसेंटली ये एमसीक्यूज़ आया हुआ भी है कि डेवलप्ड कंट्री क्या यूज़ कर रही है, ठीक है, डेवलप कंट्री एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पीपल जो है लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हैवी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी लेबर फोर्स कम हो सकती है, लेबर कॉस्ट कम हो सकती है। जो कम्प्लेक्स मेथड है वो कम्प्लेक्स काम है मिनटों में हो जाते हैं, और हम अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कंट्री को तरक्की दे सकती हैं। सारी चीज़ें क्या जाती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जी किंगशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से आपसे कम से कम 2 एमसीक्यूज़ क्या शॉर्ट लॉन्ग भी आ सकते हैं। किंगशिप क्या होता है, जो हमारा आर्म सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किंगशिप बेस करता है ब्लड रिलेशन में और मैरिज रिलेशन में और अडोप्शन में। आपने क्या, किंगशिप के मोस्ट जो सिस्टम आ रहा है, हमारा चला आ रहा है जो सोशल स्ट्रक्चर का, वो क्या किंगशिप है। किंगशिप बेस करता है बॉन्ड, ब्लड में, मैरिज में, यानी कि ब्लड आपस खून का रिश्ता, और मैरिज शादी करके, या अडॉप्ट किसी को अडॉप्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या आता है, किंगशिप में आ जाता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ अ किंगशिप। एक वर्टिकल फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल फंक्शन वो फंक्शन होता है, यानी कि आपने देखा हॉरिजॉन्टल एक सेम लेवल पे चल रहा होता है, यानी कि हम किंगशिप आपस में मतलब इंटरलिंक कंटिन्यू करते हैं, किंगशिप एक ही जनरेशन में करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं अपने ही कज़न से शादी कर लें, तो वो एक ही जनरेशन में शादी हो रही है, तो
वो हॉरिजॉन्टल जा रही है। वर्टिकल में ये होता है कि आप सोशल कंटिन्यूटी करें तो आप किसी और जनरेशन में, यानी कि आउट ऑफ मैरिज कंटिन्यू कर लें, शादी कर लें, तो वो हमारे पास आता है वर्टिकल किंगशिप में। उसके बाद नीचे हमें किंगशिप क्राइटेरिया दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है रूल ऑफ डेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये काफ़ी 3-4-6-7 टर्म से आ रही हैं, लेकिन इनको याद करना बहुत मुश्किल है। इसकी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। देखें, पेट्रोलिलियन आपने एक याद कर लेना, इसमें से सिर्फ एक याद कर लेनी है आपने, कोई भी याद कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पी है इसमें सब में क्या बता रहे, फादर या मदर का लिंक बता रहे हैं। आप एफिलिएट अ पर्सन विद द किंग ऑफ अ फादर, अगर आप फादर के साथ की मतलब फादर की जो फैमिली है उसके साथ किंग सिस्टम रखते हैं, तो वो क्या है, पेट्रोलिनियन में आ जाता है। अगर मदर के साथ करेंगे तो मेट्रोलिनियन भी आ जाता है, दूसरा जो है एम्बुलिनियन में आ जाता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो पी वाला वर्ड है, पी वाला जो स्टार्ट होगा वो हमेशा फादर से होगा, मतलब उसका लिंक कहीं ना कहीं फादर से होगा। और मदर के लिए हमेशा एम यूज़ हो रहा है, मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि आपके हैंडआउट्स में। तो मैंने तो ये टेक्निक आपको इसलिए बता दी ताकि आपको आसानी हो याद करने में, बहुत मुश्किल होता है ऐसे टर्म्स को याद करना, मिक्सअप हो जाते हैं। जब MCQs में आ जाते हैं तो फिर और भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये किन बताया हुआ है कि जो मैं ऊपर बयान कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आपको कि ब्रदर का कंसेजनियल जो है, क्या कहते हैं, हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जैसे कि हम एक ही जनरेशन में कर लें, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारा मैरिज थ्रू मैरिज बन जाता है। उसके बाद हमारे पास अगले चैप्टर में आ जाते हैं। इसमें आपसे बेटरल डेसन के बारे में पूछ सकता है। इसमें ये होता है कि दो लोग मतलब बोन साइड ऑफ द फैमिली, जब मतलब फादर और मदर दोनों साइड पे हो तो वो हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है। इसके बाद ये हमारे पास है, इसमें MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है, और इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, 5 के 5 हैं, MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें ये है कि ये एक कंट्री के नाम पे नाम रखा गया था, ठीक है, और द फर्स्ट प्रैक्टिस उसी में हुई थी। आपसे पूछा जाता है कंट्री के नाम पे कौन सी ये जो सिस्टम था वो इन्वॉल्व कर रहा था। उसके बाद हमारे पास ये इसमें 1/3 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसको 3rd वर्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आल इस तरह इंटरलिंक करते हैं कि जैसे कि आपके चाचा ताया हैं, वो क्या करते हैं कि आप अपने चाचा ताया को भी फादर कहें, मदर है तो अपनी खाला को भी मदर कहें। इसी तरीके से कई जगह दोनों जगह इंटरलिंक करें, कई जगह एक जगह इंटरलिंक। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको कोशिश करें, अगर हो सकता है तो माइंड में रख लें, नहीं तो आप इसको पढ़ कर अच्छे तरीके से बहुत माइंड पे रखेंगे। इसको एक्सप्लेन करना यही है कि सब में यही सिस्टम है, एक में मदर में हो रहा है, एक में फादर में, इसमें बोथ में हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। इतना शॉर्ट और लॉन्ग से इम्पोर्टेंट नहीं है, MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है फैमिली एंड मैरिज। Family is a social unit in which the highlight ही नहीं हो रहा। Family is a social unit in which the member cooperate economically एंड मैरिज। उनके फैमिली की क्या एक सोशल यूनिट है जहाँ हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे को मैनेज करते हैं, रिप्रोडक्शन को और चाइल्ड की बर्थ को मैनेज करते हैं और लिव रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो क्या होता है, मैरिज। और मैरिज जो होता है, मैरिज बेस करती है अजम्पशन पे, मैरिज बेस करती है अजम्पशन में। इट इज़ अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनके एक ही अजम्पशन में वेट करती है, और ये क्या होता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेल और फीमेल के दरमियान में होता है, लेकिन वो जो अडल्ट हों। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी मैरिज रिस्ट्रिक्शन। बहुत से कल्चर होते हैं मैरिज में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जी, कि आपने आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ फैमिली से नहीं करनी, आपने फैमिली के अंदर करनी है। तो इसमें 2 टर्म होते हैं, एक्सोगामा और इंडोगामा। ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडोगामा वो जो कि आप आउटसाइड फैमिली के साथ शादी कर लें तो वो इंडोगामा। एक्सोगामा हो जाता है। इंडोगामा वो जो आप एक ही मतलब अपनी फैमिली के अंदर ही करें तो वो इंडोगामा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ फैमिलीज़ में, जैसे देखें अब आपके पास MPPR। एम से आपको देखें, आपको यहाँ मिल रहा होगा कि मैरिज अरेंज डेट वन स्पॉन्सर एट वन टाइम, यानी कि ऐसी मैरिज जहाँ आपने एक ही टाइम पे एक ही मतलब एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही से शादी हो जाए तो वो मोनोगामी में आ जाती है।
मोनोगामा में आ जाती है। और पोलोगामा में क्या हो जाता है कि एक बंदा और एट अ टाइम बहुत सी औरतों शादी कर, जैसे इस्लाम में हो सकता है 3 शादियाँ हो सकती हैं। उसके बाद पोलोगैंड्री वो हो सकता है, वो होता है कि जिसमें एक लड़की वो बहुत से लड़कों से शादी कर ले, तो वो हमारे पास पोलोगैंड्री हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ मैरिज कौन कौन सी होती हैं, या इसके बारे में बताएंगे ये कौन सी है। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चले जाते हैं, रेजिडेंट पैटर्न। इसमें से जो 3 रेजिडेंट मेट्रो लोकल एंड पेट्रो लोकल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं। देखें यहाँ अब एम से बात हो रही है, तो यानी कि वाइफ फादर, यानी कि ऐसा जो न्यू कपल है वो शादी के बाद अपने मतलब वाइफ के घर के पास रहे, वाइफ के फादर के घर के पास रहे, तो वो कहते हैं मेट्रोलोनियन। अगर वो फादर के घर के पास रहे तो वो क्या पेट्रोलियन। अगर वो बॉन के पास रहे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर ये होता है कि अगर दोनों के पास ना बायो लोकल हो जाएगा, यानी कि दोनों के पास ना रहे, ना फादर के पास ना ही मदर के पास, लेकिन वो क्या है रिलेटिव के पास रहें। ठीक है, यहाँ इसमें क्या होता है कि दोनों के रिलेटिव के पास रहें, मतलब फादर मदर दोनों पे रहें। यहाँ पे है कि फादर और मदर के रिलेटिव के पास रहेंगे तो हमारे पास बाय लोकल हो जाता है। और न्यू लोकल ये होता है कि न्यू कपल होता है, वो करते हैं अपने रिसोर्सेज से क्या करते हैं, अगर किसी नई रेजिडेंट पे रहते हैं तो वह न्यू लोकल हो जाती है। इसी तरीके से उन्होंने बताया नीचे ग्रेट डिप्रेशन 1913 में आया, तो वहाँ जो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा था, जॉब नहीं लोगों को मिल रही थी, कैसे कोरोना आ गया, कवर था, तो लोग ने क्या किया, वो अपने मामा पापा के पास रहना शुरू कर दिया। तो वो हमारे पास क्या न्यू लोकल की सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आते हैं, मीन ऑफ अ जेंडर। जेंडर क्या होता है, सेक्स को डिफाइन करना, मतलब मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बारे में जो डिफरेंस है वो है। आगे जेंडर रोल में क्या है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि जेंडर रोल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, आपके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। इसमें देखिए जेंडर जैसे कि हम लोग शुरू से देखते हैं कि मैन जो है वो सुपीरियर है, और मैन जो होता है घर का खर्चा चलाता है, बाहर से कमा कर लाता है। औरत का काम है घर बनाना, घर क्लीन करना, हाउस, बच्चों की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। जैसे कि मैन एंगेजिंग एक्टिविटी क्या है, ये लिखा हुआ है, ये सारी मैन की है फिशिंग करना, हार्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लेनी है। वुमेन की क्या प्रिपेयर फूड वगैरह सारी एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटस ऑफ वुमेन। अब स्टेटस ऑफ वुमेन में ये क्या है कि मैन को हमेशा सुपीरियर समझा जाता है, वुमेन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर जॉब में भी लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन को हाई कर लेंगे, वुमेन को हाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वुमेन की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शायद मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद उन्हें बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो वो उस तरीके से नहीं अपनी जॉब की तरफ फोकस कर सकते। इसलिए जो है वुमेन को कम समझा जाता है, और जो है मैन को वो ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है। कि जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि मैन सुपीरियर है और वुमेन को कम समझा जाता है। इसी तरीके से जो जेंडर है उसको मैन को ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है वुमेन की निस्बत में। ये सारी चीज़ें इस तरह लिखा हुआ है। ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाए, इसमें कोई आस इतनी नहीं है। जेंडर आइडियोलॉजी में भी यही चीज़ है कि मैन सुपीरियर है, वुमेन ये, इससे मतलब इनको आपस में मैन और वुमेन का कंपैरिजन किया हुआ है कि मैन ऐसे कर सकता है और वुमेन ऐसे कर सकती है, चीज़ें लिखी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट और आगे फेमिनिज्म पॉवर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म पॉवर्टी, इसमें ये होता है कि देखें मतलब मेल की निस्बत में जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार हो जाती है। वो कैसे, देखिए जब मतलब हालात तंग होते हैं तो क्या करती हैं, औरतें कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को खाना खिला सकें। माँ ज़ाहिर बात है, माँ के ऐसा जज्बा है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, उसका उसको एक ऐसी कुदरत की तरफ से नेचर है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो क्या करेगी, खाना खुद नहीं खाएगी, बच्चों को खिला देगी या अपनी फैमिली को खिला देगी, इससे उसकी हेल्थ डाउन हो जाती है। इस तरह जो है वुमेन है ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जी स्ट्रैटिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टाइप ऑफ सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से आपके पास पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी कौन सी, क्लासिक सोसाइटी कौन सी, कास्ट सोसाइटी कौन सी। स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी वो होती है जो अपर लेवल में होती है, जिनमें क्या होता है अपर लेवल में वो कोई भी कर लेते हैं, सोशल मोबिलिटी आपस में कर लेते हैं। ठीक है, आपस में कर कर वो उनका अपर केस में होता है, मतलब सोशल मोबिलिटी उन्होंने अपर केस में कर लिया, हाई लेवल में कर लिया। और क्लास सोसाइटी में ये होता है कि वो क्या करते हैं कि
अपने बलबूते पर एक अपनी पहचान बना लेता है। एक लोएक बंदा है, वो क्या करता है, अचीवमेंट करता है, अपनी पावर लगा कर अचीवमेंट कर कर एक अपनी लेदर से क्लास बना लेता है। उसको क्लास सोसाइटी कहते हैं, जो क्लास के बलबूते में बन, जो अपनी पावर, अपनी अचीवमेंट, अपने स्टेटस के लिहाज से वो चेंज कर ले। उसके बाद है क्लास सोसाइटी। वो सोसाइटी है जिसमें हम क्या करते हैं, पैदा जिस सोसाइटी में होते हैं रहते भी उसी सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अपने उसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन हम उस कास्ट में ही रहेंगे तो क्या होगा, कास्ट सोसाइटी हमारे पास आ जा सकती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यूज़ के भी लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से भी। उसके बाद हमारे पास फंक्शनलिस्टिक और ये सारी अप्रोच इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास है कल्चर एंड इनोवेशन डिवीजन। ये हमें लास्ट चैप्टर में फंक्शनलिस्टिक की अप्रोच बताई थी, काफ़ी अप्रोच हमने उसमें डिस्कस की थी। अगर आप 20 चैप्टर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा। और करने का आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।